तो डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट रिलेशन। देखिए हमें यहाँ पे बोला है अ बॉडी ऑफ मास 25 kg is suspended with the help of strings as shown in figure. Find tension in 3 strings. Strings are light. Okay. तो स्ट्रिंग्स लाइट्स दी हुई है जिनके लिए ग्रेविटेशन एक्सलेशन जो है वो हमें 10 लेना है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 25 kg जो है ना, इस पे ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, इसका वेट जो होगा वो होगा 25g, यानी कि 25 इंटू 10। ओके, यानी 250 न्यूटन। ठीक है, ये तो है नीचे की तरफ फोर्स। आप पॉइंट बी पे देखें तो यहाँ पर जो स्ट्रिंग ए बी और बी सी जो है उनमें टेंशन जो है ये T2 और ये T1। ठीक है, तो जैसे ही बताया था पॉइंट बी पे, तो जो टेंशन होगा वो पोलिंग नेचर का होगा। तो ये पोलिंग नेचर का इस तरीके से बना है। अब हम यहाँ पे देखते हैं एंगल्स। तो देखिए अगर ये एंगल 37 है तो ये वाला एंगल जो होगा ये भी 37 होगा। ये एंगल 53 है तो ये वाला एंगल जो है ये भी यहाँ पर 53 होगा। ठीक है, तो अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड जो है वो यहाँ पर है वेट 250 न्यूटन। ठीक है, ये T2 है, एंगल 53 डिग्री, और ये T1 है, ये वाला एंगल 37। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहली स्टेप क्या है, एंगल फाइंड करना है। देखिए तो ये जो सामने वाला ये टोटल एंगल है ये। ठीक है, ये हो जाएगा 180 माइनस 53 माइनस 37, यानी ये ओवर 90। ठीक है, ये वाला एंगल ये होगा 90 प्लस 37, और ये वाला एंगल ठीक है पूरा ये होगा 90 प्लस 53। ठीक है, तो अब साइन इक्वेशन लिखते हैं। T1 अपॉन साइन T1 के सामने वाला एंगल 90 प्लस 53 इज इक्वल टू T2। T2 के सामने एंगल 90 प्लस 37, और वेट है ना, वेट के सामने एंगल जो है वो है 90। ठीक है, तो यहाँ से अब देखिए T1 जो है T1 का रिलेशन आ जाएगा वेट देखिए साइन 90 प्लस 53 जो है वो कॉस हो जाएगा, कॉस 53, यानी 250 इंटू 3/5, यानी 150 न्यूटन। T2 इसी रिलेशन से जब T2 निकालेंगे तो T2 है ना, T2 और वेट में जो रिलेशन आएगा वो आएगा T2 इज इक्वल टू वेट है ना। देखिए साइन 90 प्लस 37 जो है वो कॉस हो जाएगा, कॉस 37, तो ये हो जाएगा 250 इंटू 4/5, ये हो जाएगा 200 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे ये होंगी N1 और N2 की वैल्यू। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये है जे में 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन। हमें बोला है अ मास ऑफ 10 kg सस्पेंडेड बाय अ रोप ऑफ लेंथ 4 मीटर फ्रॉम द सीलिंग। A force is applied horizontally at midpoint of rope such that top half of rope makes 45 degree with vertical, then F is equal to। तो यहाँ पे फोर्स जो है वो फाइंड करना है हमें। क्वेश्चन के अंदर डायग्राम नहीं दिया हुआ तो हम डायग्राम अब ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए स्टार्टिंग कंडीशन जो ऐसी है कि सीलिंग जो है
और ये स्ट्रिंग जिसकी लेंथ जो है वो 4 मीटर है, उसके साथ ये मास जो है, जिसका मास दिया हुआ है 10 kg सस्पेंडेड है। अब हमने किया क्या, इसके मिड पॉइंट पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया है, ठीक है। तो उसके बाद जो हमें डायग्राम दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, है ना। स्टार्टिंग में फोर्स ज़्यादा होगा तो ये क्या होगा, ये पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट, ये एक्सलेट होगा। और फाइनली ये वाला पॉइंट होगा जहाँ पे ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। ये है 10 kg, ये यहाँ पे 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, और जो हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ है वो यहाँ इस डायरेक्शन पे, ठीक है। अब हमें बोला है कि ये जो सिस्टम है वो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाता है जब ये वर्टिकल के साथ ये जो है 45 एंगल बनाता है। ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है तो ये एंगल जो होगा ये होगा 90, ठीक है। तो हमें बोला हुआ है कि बताइए फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ठीक है। तो अब इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो जो फोर्सेस लग रहे हैं उन्हें देखें, तो देखिए एक तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा वेट 100 न्यूटन, ठीक है। ये यहाँ पे नीचे की तरफ ये वाला फोर्स जो है ये तो है ही एफ। एक टेंशन जो फोर्स है वो स्ट्रिंग के अलोंग लगेगा, वो लगेगा ये टी, ठीक है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम देखेंगे तो कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे जो फोर्स होगा ये होगा फोर्स एफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा वेट 100 न्यूटन, और ये 45, ठीक है। ये होगा टेंशन टी, ठीक है। तो अब देखिए जो एंगल से ये, तो टोटल ये वाला एंगल जो है ये हो जाएगा 135 डिग्री, ये भी होगा 135 डिग्री, और ये होगा 90। तो जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो एफ अपॉन एफ के सामने एंगल साइन 135 डिग्री इज इक्वल टू टी अपॉन साइन 90 इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन साइन 135 डिग्री। हमें फोर्स निकालना है, तो जो फर्स्ट और जो थर्ड रिलेशन है उसमें हम देखेंगे तो यहाँ पे एफ जो है वो वेट के बराबर आना है, यानी कि वेट जो आएगा वो 100 न्यूटन के बराबर आएगा, ओके। तो यहाँ तक हमने देखा टेंशन। अब हम देखते हैं तीसरे कॉन्टैक्ट फोर्स को, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है दैट इज टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। देखिए जब हम किसी स्मूथ सरफेस पे बात करें, अगर जैसे कि ये है कोई स्मूथ सरफेस, और इस स्मूथ सरफेस पे हमने ये ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, इसका मास m। तो देखिए स्मूथ सरफेस की बात की जाए तो उस कंडीशन पे जब ये नीचे की तरफ mg फोर्स लगाएगा तो इसका जो कांटेक्ट फोर्स होगा r, है ना, वो इसके नॉर्मल फोर्स के बराबर होता है। यानी स्मूथ सरफेस पे जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होते हैं वो जीरो होते हैं। स्मूथ सरफेस पे सिर्फ सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही होते हैं फोर्स के। यानी इस कंडीशन पे जो कांटेक्ट फोर्स होता है वो नॉर्मल फोर्स के बराबर होता है जब हम बात करते हैं स्मूथ सरफेस पे। पर अगर हमारे पास सरफेस जो है दी हुई है वो सरफेस स्मूथ ना होकर अगर रफ है, तो उस कंडीशन पे हम क्या देखते हैं, रफ सरफेस की कंडीशन पे ये जो ब्लॉक है ना, इस ब्लॉक पे एक टेंजेंशियल फोर्स भी लगता है। जैसे कि अज्यूम करें कि यहाँ पे कुछ एक हल्का सा हॉरिजॉन्टल फोर्स हम लगा रहे हैं, तो उस कंडीशन पे जो रिएक्शन फोर्स आता है वो अब सरफेस के परपेंडिकुलर ना होकर एक एंगल पे होता है। ये है हमारे पास दोनों सरफेस के बीच का कांटेक्ट एंगल, सॉरी कांटेक्ट फोर्स आर। अब यहाँ पे जो कांटेक्ट फोर्स होता है इसके दो कंपोनेंट होते हैं। देखिए अगर ये जो कोई एंगल अगर हम थीटा अज्यूम करते हैं तो ये हमारे पास आएगा, ये आएगा आर
cos थीटा और एक कंपोनेंट यहाँ पे आएगा, ये होगा r sin थीटा। यहाँ पे r cos थीटा जो है ये तो नॉर्मल कंपोनेंट है, और r sin थीटा जो है वो यहाँ पे टेंजेंशियल कंपोनेंट है। तो इस कंडीशन में हम देखिए तो नॉर्मल फोर्स जो है वो यहाँ पे r cos थीटा के बराबर होगा, और ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो होगा फ्रिक्शन r sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, जब भी ब्लॉक की सरफेस पे देखेंगे तो जब रफ सरफेस पे देखेंगे तो टेंजेंशियल कंपोनेंट जो होता है वो फ्रिक्शन के बराबर होता है। ये जो फ्रिक्शन है उसकी डिटेल स्टडी जो है वो हम अभी आगे करेंगे, बट हमें पता होना चाहिए रफ सरफेस और स्मूथ सरफेस की कंडीशन में चेंजेस क्या होते हैं। तो ये हमारे पास होती है रफ सरफेस की कंडीशन में। ठीक है, बट स्मूथ सरफेस पे हमें फ्रिक्शन नहीं लेना, यहाँ पे हमारे पास कांटेक्ट फोर्स जो है वो नॉर्मल फोर्स के बराबर होगा। बट इस कंडीशन में जो कांटेक्ट फोर्स होगा वो होगा R इज इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, रफ केस में। तो अब देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोशन ऑफ ब्लॉक और हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस। अभी हम जो भी क्वेश्चन देखेंगे स्मूथ सरफेस पे देखेंगे। तो एक ब्लॉक जो है उस पे एक हॉरिजॉन्टल पुल कंडीशन, हॉरिजॉन्टल पुलिंग फोर्स लगाया हुआ है, तो उसका एक्सलेशन का रिलेशन क्या होगा वो हम देखते हैं। जैसे कि ये कोई ब्लॉक है, ये एक स्मूथ सरफेस पे रखा है, इसका मास m है, और इस पे हॉरिजॉन्टली पुलिंग फोर्स लगा है वो लगा है F। तो अब देखिए ये स्मूथ सरफेस है, तो यहाँ पे जो फोर्स होगा इस सिस्टम पे, जो नेट फोर्स होगा, ये जो सिस्टम है ब्लॉक का, इस पे हम देखें तो जो नेट फोर्स है पूरे सिस्टम पे वो है F, और हमें रिलेशन पता है वो है F नेट इज इक्वल टू होता है मास और मास इंटू एक्सलेशन। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं एक्सलेशन जो होगा वो होगा नेट फोर्स अपॉन मास। तो एक बात याद रखिएगा, जो एक्सलेशन है ये सिस्टम के लिए होता है, तो जो सिस्टम का एक्सलेशन होगा दैट इज इक्वल टू एफ नेट, यानी पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स अपॉन मास ऑफ सिस्टम। तो ये रिलेशन हम याद रखेंगे कि हमारे पास जो रिलेशन आएगा एक्सलेशन का वो होगा नेट फोर्स अपॉन मास ऑफ सिस्टम। ठीक है, अभी जैसे इस कंडीशन में सिर्फ एक ही फोर्स है, अज्यूम करते हैं कि अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा फोर्सेस होते तब, जैसे कि ये सरफेस है इस पे एक फोर्स लगा हुआ है, ये है F1, ये है यहाँ पर पीछे की तरफ F2। ठीक है, और हमें ये बोला है F1 इज ग्रेटर देन F2 भी है। तो अब इस कंडीशन में हम क्या देखेंगे, अगर F1 जो है वो ज़्यादा है और F2 कम है, तो जो नेट फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और ये नेट फोर्स जो होगा वो होगा F1 माइनस F2 के बराबर। तो इस कंडीशन पे जो सिस्टम का एक्सलेशन होगा वो होगा F नेट अपॉन मास ऑफ सिस्टम, है ना। मास ऑफ F नेट कितना है, F1 माइनस F2 अपॉन मास। ठीक है, तो इसमें दूसरी बात ये याद रखनी है कि जो एक्सलेशन होगा वो हमेशा नेट फोर्स की डायरेक्शन में होगा। अगर नेट फोर्स F1 की डायरेक्शन में, तो एक्सलेशन जो होगा वो F1 की डायरेक्शन में होगा। ओके, अब हम देखते हैं कि अगर जो ब्लॉक है उस पर अगर जो पुलिंग फोर्स लग रहा है वो हॉरिजॉन्टल ना होकर किसी एंगल पे हो तब, तो उस कंडीशन पे उस ब्लॉक पे जो फोर्स होगा उसके हम कंपोनेंट डिवाइड करेंगे। देखिए जैसे अभी हम बात करें यहाँ पर ये मास m है। अब देखिए यहाँ पे mg और रिएक्शन फोर्स भी बता रखा है, मतलब कांटेक्ट फोर्स बता रखा है, जो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, उस डायरेक्शन में कोई भी एक्सलेशन नहीं होगा। यहाँ पे हम देख रहे थे फोर्स को, तो अब देखिए ये फोर्स जो है वो जब किसी एंगल पे बताया हुआ है, हमें बोला है ना हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा पे, ये एंगल जो है ये थीटा है, तो उस कंडीशन पे फोर्स के दो कंपोनेंट आएंगे, एक होगा F cos थीटा जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, और F sin थीटा जो वर्टिकल डायरेक्शन पे। ठीक है, तो अब इस कंडीशन पे जो ब्लॉक है, ब्लॉक पे हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना लग रहा है और वर्टिकल फोर्स कितना है, तो इस पे देखिए नीचे की तरफ जो लगेगा वो लगेगा mg, और ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा वो लगेगा इसका नॉर्मल फोर्स, है ना। रिएक्शन फोर्स मतलब कांटेक्ट फोर्स बोलो या नॉर्मल फोर्स बोलो बराबर ही है इस केस में, प्लस ऊपर की तरफ लग रहा है F sin थीटा। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स है वो होगा F cos थीटा। तो अब अगर इस केस में पूछा जाए कि बताइए जो ब्लॉक है वो ब्लॉक का एक्सलेशन कितना है, और उस ब्लॉक की वजह से जो सरफेस है, सरफेस पे कितना फोर्स लग रहा है, तो सरफेस पे फोर्स है मतलब वो नॉर्मल फोर्स के बराबर है।
तो अगर यहाँ पे बात की जाए कि जो सरफेस है, सरफेस ब्लॉक पे कितना फोर्स लगा रही है, जो ब्लॉक है वो सरफेस पे कितना फोर्स लगा रहा है, वो हो जाएगा n प्लस, इक्वेशन क्या बनेगी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में, n प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। तो यहाँ से नॉर्मल फोर्स यानी कि कॉन्टेक्ट फोर्स वो होगा एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है, ये होगा फोर्स बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस। देखिए पहले कंडीशन में जब हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया था, इस कंडीशन में नॉर्मल फोर्स जो है वो एम जी के बराबर होगा, नीचे की तरफ एम जी और वर्टिकल डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स एन। तो अगर दूसरी कंडीशन में देखें, जो नॉर्मल फोर्स है वो पहले वाली कंडीशन से कम है, यानी अब इस कंडीशन में नॉर्मल फोर्स जो है वो अब रिड्यूस हो गया है ना। देखिए यहाँ पर एक और फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है ना, तो इस वजह से नॉर्मल फोर्स जो है वो थोड़ा रिड्यूस हो गया है। अब देखिए एक्सलेशन, एक्सलेशन होता है नेट फोर्स अपॉन मास ऑफ सिस्टम। नेट फोर्स यहाँ पे आएगा वो आएगा एफ कॉस थीटा, है ना। देखिए ये वाला फोर्स जो है वो बैलेंस नहीं है, तो ये है नेट फोर्स मास ऑफ सिस्टम ए। तो ये है हमारे पास एक्सलेशन का रिलेशन। यहाँ पे भी जो एक्सलेशन है वो पहली वाली कंडीशन से कम है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस कंडीशन पे अगर हम देखेंगे तो जो फोर्स ऊपर की तरफ आ रहा है वो नॉर्मल फोर्स के कंपोनेंट को थोड़ा कम कर देता है। अच्छा, तो अभी ये वाला जो नॉर्मल फोर्स है इसको मैं कह रहा हूँ N1। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा यहाँ पे, N1 जो है दैट इज लेस देन N। पहली कंडीशन में नॉर्मल फोर्स जो है उसको हम N बोल रहे हैं। ठीक है, और जो एक्सलेशन है A1, यहाँ पे एक्सलेशन A1 जो है वो भी पहली कंडीशन के एक्सलेशन से कम है। अच्छा, इसमें केस 3 लेते हैं कि अगर जो हमारे पास ब्लॉक है, ब्लॉक पे जो फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में थीटा एंगल पे अगर अप्लाई करें, तब देखिए जैसे कि ये, तो उस कंडीशन पे क्या है, एम जी जो है वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग ही रहा था, तो एम जी जो है वो तो अब भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी जो है वो नीचे लगेगा, और ये है फोर्स जो थीटा एंगल पे। तो अब देखिए यहाँ पे इस कंडीशन पे जो ये फोर्स है उसके दो कंपोनेंट आएंगे, ये एंगल थीटा है तो ये एफ कॉस थीटा और नीचे की तरफ एफ साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ जो ये नॉर्मल फोर्स है ये इसके कांटेक्ट फोर्स के बराबर होगा। तो अभी इस ब्लॉक पे अगर देखें कि ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्सेस जो है वो किस डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो स्टार्टिंग करते हैं ग्रेविटेशन फोर्स से। ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो आएगा नीचे की तरफ, दैट इज एम जी। ओके, इस ब्लॉक पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है एफ कॉस थीटा, और एक और नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है वो है एफ साइन थीटा, और ऊपर की तरफ जो फोर्स है वो है नॉर्मल फोर्स। तो इस कंडीशन में नॉर्मल फोर्स जो है उसे हम बोल रहे हैं N2। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस है, तो इस कंडीशन पे हमारे पास N2 जो है वो एम जी प्लस एफ साइन थीटा के बराबर मिलेगा। ये है इस कंडीशन में कांटेक्ट फोर्स, यानी इतना फोर्स जो है वो ब्लॉक सरफेस पे लगा रहा है, सरफेस ब्लॉक पे लगा रहा है। ठीक है, अच्छा दूसरा यहाँ पे देखते हैं एक्सलेशन। इस कंडीशन में एक्सलेशन अगर A2 है ना, ब्लॉक का एक्सलेशन होगा, ये होगा नेट फोर्स की डायरेक्शन में A2, तो वो आएगा एफ कॉस थीटा अपॉन एम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने जो अगर हम यहाँ पे रिजल्ट को एनालिसिस करें तो क्या पता चलता है। देखिए पहला हमें यहाँ पे पता चलता है जो एक्सलेशन है वो A1 और A2 दोनों बराबर है ना। इससे पहले वाला केस हमने देखा था तो वहाँ पर भी हमारे पास एक्सलेशन जो था वो एफ कॉस थीटा अपॉन एम था, है ना। और इस कंडीशन में भी एक्सलेशन जो है वो एफ कॉस थीटा अपॉन एम है, और ये दोनों ही वैल्यू जो है वो फर्स्ट कंडीशन में जो एक्सलेशन था एफ अपॉन एम उससे कम है। ठीक है, अच्छा दूसरा पॉइंट अगर यहाँ देखें नॉर्मल फोर्स का रिलेशन, तो इस कंडीशन में नॉर्मल फोर्स जो है वो ज़्यादा है, यानी इस कंडीशन पे नॉर्मल फोर्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है। यानी सीक्वेंस देखें तो इस कंडीशन में नॉर्मल फोर्स जो है वो सबसे ज़्यादा है, यानी N2 इस कंडीशन में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद जो है वो N की वैल्यू है, और उसके बाद N1 की वैल्यू है ना। हमने देखा N2 जो है वो एम जी प्लस एफ साइन थीटा है, नॉर्मल फोर्स पहली कंडीशन में था वो एम जी था, और N1 जो था वो था एम जी माइनस एफ साइन थीटा, यानी इस कंडीशन पर नॉर्मल फोर्स जो है वो इंक्रीज होगा। ओके, तो अब तक हमने देखे थे सिंगल ब्लॉक जिनमें हम फोर्स देख रहे थे। अब देख रहे थे कि अब हम देखते हैं कि जब एक से ज़्यादा ब्लॉक्स जो है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में,
तो उस कंडीशन पे जो मोशन है वो किस तरीके का होगा, जैसे कि इस डायग्राम में हमें बताया हुआ है कि जो दो ब्लॉक है M1 और M2 दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है। M1 मीन्स ब्लॉक ए, M2 मीन्स ब्लॉक बी। इस पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स हमने लगाया है, फोर्स F, और ये सरफेस जो है वो स्मूथ है। ठीक है, तो उस कंडीशन पे हमें दो चीज़ें जो है पूछी जा सकती है, एक तो इस सिस्टम का एक्सलेशन और दूसरा इन ब्लॉक के बीच में कांटेक्ट फोर्स, कि ये जो दोनों सरफेसेस हैं इन दोनों के बीच में नॉर्मल फोर्स या कांटेक्ट फोर्स कितना होगा। ठीक है, तो अब देखिए इस केस पे में हम करेंगे क्या, हम बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम क्या, हमें क्या होगा, इंडिविजुअल जो ऑब्जेक्ट है उसका फ्री बॉडी डायग्राम हमें बनाना होगा। जैसे हम देखते हैं सबसे पहले M1 के लिए, तो हमने आइडेंटिफाई किया ऑब्जेक्ट ये है M1। इस सिस्टम पे जो फोर्सेस है वो कौन कौन से लग रहे हैं, तो अब देखिए एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगेगा F। ठीक है, नीचे की तरफ M1 जी, और इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा नॉर्मल फोर्स N1। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे ब्लॉक M1 और M2। तो देखिए M1 M2 जो है वो दोनों एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे, तो हम अज्यूम करते हैं कि दोनों के बीच में जो फोर्स है वो है N। ठीक है, देखिए इस केस में N1 और M1G जो है वो दोनों क्या है, दोनों बैलेंस कंडीशन पे। तो अगर यहाँ पे अगर हम इसे रिप्रेजेंट ना करें तो भी चल जाएगा, है ना। यहाँ पे अब हम देखें जो F1 और N जो है वो दोनों अलग अलग है, तो इसका एक्सलेशन होगा वो होगा एक्सलेशन A। तो इस कंडीशन पे हम अगर इक्वेशन लिखेंगे तो इक्वेशन होगा नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सलेशन, और इस कंडीशन में नेट फोर्स होगा वो होगा F माइनस N इक्वल टू मास इनटू एक्सलेशन। तो ये तो हमारे पास आई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब सिमिलर काम करेंगे सेकेंड ब्लॉक के लिए। ये है M2। देखिए M2 पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो अगेन वो ग्रेविटेशन फोर्स होगा जो सरफेस के साथ कांटेक्ट फोर्स से बैलेंस हो जाएगा, जिसको अब हम यहाँ पे डायग्राम में शो नहीं कर रहे हैं अभी। यहाँ पे देखते हैं कांटेक्ट फोर्स, जितना कांटेक्ट फोर्स M2 M1 पे लगा रहा है उतना M1 भी M2 पे लगाएगा, यानी कि ये होगा नॉर्मल फोर्स N। ठीक है, दोनों साथ में एक्सलेट हो रहे हैं तो दोनों का जो एक्सलेशन होगा वो सेम होगा, ये एक्सलेशन A। तो यहाँ पे हम इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, नेट फोर्स यानी N इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। देखिए दो इक्वेशन दो वेरिएबल, तो यहाँ से हम F और N की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सॉरी एक्सलेशन और नॉर्मल फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। दो इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें तो हमें मिलेगा F इज इक्वल टू M1 है प्लस M2 है, यानी कि M1 प्लस M2 इंटू है, यानी एक्सलेशन मिलेगा F अपॉन M1 प्लस M2। ये आया एक्सलेशन। एक्सलेशन का रिलेशन जो है वो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में रख, सॉरी सेकंड इक्वेशन में रख देंगे तो हमें नॉर्मल फोर्स मिल जाएगा। नॉर्मल फोर्स यहाँ पे हमें मिलेगा M2 इंटू एफ अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, तो यहाँ से हमने नॉर्मल फोर्स और जो एक्सलेशन है वो फाइंड कर लिया। ठीक है, देखिए अब इस टाइप के क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक भी काम करती है। यानी हम ये चीज़ भी कर सकते हैं कि हम M1 और M2 जो है उसको कंप्लीट एक सिस्टम मान लें, तो उस कंडीशन पे हमारे पास जो एक्सलेशन और नॉर्मल फोर्स है वो कैसे निकाले जाएंगे। तो अब हम अज्यूम कर लेते हैं कि जैसे पूरा सिस्टम जो है देखिए जैसे यहाँ है, तो अगर हम M1 M2 जो है उसको कंप्लीट एक सिस्टम मान लेते हैं अगर, ठीक है, तो इस कंप्लीट सिस्टम का मास जो है वो कितना होगा, मास ऑफ सिस्टम होगा वो होगा M1 प्लस M2। और इस कंप्लीट सिस्टम पे, ठीक है, इस कंप्लीट सिस्टम पे अगर फोर्स देखें तो नेट फोर्स जो है वो सिर्फ F है। अब इस कंडीशन में इंटरनल फोर्स जो है वो नॉर्मल फोर्स है जो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो तो जीरो हो जाएगा। तो पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स जो है
वो एफ के बराबर है। तो अब हम इक्वेशन लिखेंगे कि एक्सलेशन जो होता है दैट इज नेट फोर्स अपॉन मास ऑफ सिस्टम होगा। तो मास ऑफ सिस्टम इस कंडीशन पे m1 प्लस m2 है। तो एक्सलेशन हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एक्सलेशन होगा नेट फोर्स ऑन सिस्टम अपॉन मास ऑफ सिस्टम यानी m1 प्लस m2। नॉर्मल फोर्स तो देखिए अब इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या है, जिस डायरेक्शन में एक्सलेशन हो रहा है ना, हम उस डायरेक्शन में देखेंगे। तो अगर फोर्स जो है अब यहाँ पे देख रहे हैं तो जिस डायरेक्शन में एक्सलेशन देख रहे हैं, तो कांटेक्ट फोर्स निकालने के लिए जिस सरफेस पे हमें कांटेक्ट फोर्स निकालना है ना, वो उसके आगे वाले मास को हम सिस्टम मान लेंगे। ठीक है, तो अब जो सेकंड कंडीशन पे सिस्टम होगा है ना, कांटेक्ट फोर्स निकालना होगा, तो उसके लिए जो ब्लॉक बी है उसको हम सेकंड सिस्टम बनाएंगे नॉर्मल फोर्स निकालने के लिए। तो नॉर्मल फोर्स निकालने के लिए सेकंड सिस्टम पे अगर देखेंगे तो उस पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, ब्लॉक बी पे एक ही फोर्स लग रहा है दैट इज एन, और इसका एक्सलेशन ए है। एक्सलेशन तो हमने पहले निकाल लिया। तो नॉर्मल फोर्स जो होगा वो होगा मास इंटू एक्सलेशन यानी m2 इंटू एफ अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो अब इसको जैसे कुछ वैल्यू जो है वो रख के देखते हैं। जैसे कि ये ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक और ये दूसरा ब्लॉक, इसका मास जो है वो 5 kg है और ये है हमारे पास 15 kg, और ये कोई फोर्स लगा रखा है 100 न्यूटन का। तो बताइए जो इस सिस्टम है इसमें नॉर्मल फोर्स कितना होगा और एक्सलेशन कितना होगा। तो देखिए एक्सलेशन होगा नेट फोर्स यानी 100 अपॉन मास ऑफ सिस्टम यानी 5 प्लस 15 20, यानी एक्सलेशन हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब हमें कांटेक्ट फोर्स निकालना है तो कांटेक्ट फोर्स के लिए क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में एक्सलेशन हो रहा है तो ये वाला जो ब्लॉक है इसको सिस्टम बना लेंगे हम। तो नेट फोर्स होगा, सॉरी नॉर्मल फोर्स होगा वो होगा मास इनटू एक्सलेशन। वो वाला मास जो है वो 15 है और एक्सलेशन जो है वो 5 है। तो उस कांटेक्ट पॉइंट पे यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा 75 न्यूटन। तो जो नॉर्मल फोर्स होगा दोनों के बीच में वो होगा 75 न्यूटन। ओके ओके, और अगर बोला जाए कि नेट फोर्स ऑन 5 kg कितना होगा, नेट फोर्स ऑन 5 kg ब्लॉक, तो वो होगा 100 माइनस 75 मतलब 25, जो उसके मास इंटू एक्सलेशन के बराबर है। मास कितना है 5 और एक्सलेशन 5, 25 kg के बराबर है। यानी नेट फोर्स जो 5 kg है वो होगा मास इंटू एक्सलेशन यानी m1 इंटू ए, और जो सेकेंड ब्लॉक है उस पर नेट फोर्स होगा m2 इंटू ए। तो देखिए अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं। जैसे कि सिस्टम हमें बताया हुआ है कि 3 kg और 2 kg दो ब्लॉक हैं है ना, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है, उनमें दो फोर्स लगाया हुआ है। तो हमें पूछा है बताइए कि दोनों के बीच में जो कांटेक्ट फोर्स है वो कितना होगा। तो देखिए इस केस में दो फोर्सेस लगे हुए हैं 100 न्यूटन और 25 न्यूटन। जो एक्सलेशन होगा वो नेट फोर्स की डायरेक्शन में होगा यानी एक्सलेशन ए होगा। तो नॉर्मल फोर्स निकालने के पहले हमें एक्सलेशन निकालना होगा। तो क्या कहा, जब एक्सलेशन निकालना है तो पूरे सिस्टम को एक एक यूनिट मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो सिस्टम है उसका मास होगा 3 प्लस 2 kg, और जो नेट फोर्स होगा वो होगा 100 माइनस 25 यानी 75 न्यूटन। यानी इस केस के लिए जब हम एक्सलेशन देखेंगे, एक्सलेशन आएगा नेट फोर्स अपॉन मास ऑफ सिस्टम। नेट फोर्स जो है वो अभी हमने देखा वो है 75, और m1 प्लस m2 जो है वो हो जाएगा 5 यानी 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है दूसरी बात, जब कांटेक्ट फोर्स निकालना है तो क्या कहा था, जिस डायरेक्शन में एक्सलेशन हो रहा है उस डायरेक्शन में आगे वाले ब्लॉक को सिस्टम मान लेंगे। तो ब्लॉक बी पे देखते हैं ब्लॉक बी, तो उस पर एक फोर्स लग रहा है नॉर्मल फोर्स एन, और पीछे की तरफ ये वाला फोर्स लग रहा है वो है 25 न्यूटन, और इसका एक्सलेशन जो है वो हमने निकाल लिया है वो है 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस पे अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो वो आएगी एन माइनस 25 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन, यानी एन माइनस 25 इज इक्वल टू मास जो है वो 2 और एक्सलेशन जो है वो 15, यानी एन आ जाएगा 15 इंटू 2 30 प्लस 25 दैट इज 55 न्यूटन।
ये हो गया इक्वेशन से सॉल्व किया तो 55 न्यूटन। तो इसका जो आंसर आएगा दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स वो आएगा 55, है ना। देखिए इस चीज़ को दूसरी तरीके से भी देखते हैं कि अगर मैं ब्लॉक ए और बी की बात करूं तो ब्लॉक ए और ब्लॉक बी पर नेट फोर्स जो है वो कितना है, ये 3 kg का है, ये 2 kg का है, ये ब्लॉक ए ये ब्लॉक बी। ठीक है, यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं ये 100 न्यूटन और ये है 25 न्यूटन। तो ब्लॉक ए और ब्लॉक बी पे देखिए तो नेट फोर्स कितना है, इस पे जो नेट फोर्स होगा वो होगा मास इंटू एक्सलेशन, यानी 3 इंटू 15 यानी 45 न्यूटन। और इस पे नेट फोर्स देखेंगे तो वो आएगा 2 इंटू 15 यानी 30 न्यूटन। ठीक है, तो देखिए इसको ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ पर जो फोर्स है वो 100 न्यूटन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स है इधर इस पॉइंट पे वो होगा 100 माइनस जो एक्सलेशन में इसमें यहाँ पे लगा है वो, यानी इसे हम लिख सकते हैं 100 माइनस एम ब्लॉक ए का मास इंटू एक्सलेशन, यानी 100 माइनस 45 यानी 55 न्यूटन। तो वो डायरेक्ट भी हमारे पास आ सकता है। ठीक है, ये नेट फोर्स 45 न्यूटन जो है वो नेट फोर्स ऑन ब्लॉक ए है और 30 न्यूटन जो है वो नेट फोर्स ऑन बी है। ठीक है, उसको भी यहाँ से देख सकते हैं, जैसे अगर हम देखें 25 प्लस 30 जो है वो 45 होता है, सॉरी 55 होता है, तो वहाँ से भी आंसर सेम ही आएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि जो 3 ब्लॉक है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे, तब हम यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स और एक्सलेशन कैसे फाइंड करेंगे। ओके।